बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ था कोऑर्डिनेशन यूजिंग थॉट। चैप्टर नंबर 12 के अंदर आज हम इसका लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे फीडबैक मैकेनिज्म से। अब इस फीडबैक मैकेनिज्म से पहले कोई भी चीज़ इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज और डिक्रीज इसलिए होगी ताकि बॉडी के बैलेंस को मेंटेन किया जा सके। देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट secrete their hormones at a constant rate। अब एंडोक्राइन ग्लैंड जो है कि वो हार्मोन सक्रिय नहीं कर सकते करते क्या एट ए कांस्टेंट रेट के अंदर, ठीक है। द रेट वेरीज विद द नीड ऑफ द बॉडी। किस तरह बॉडी को जरूरत होगी हार्मोन की, उस जरूरत के मुताबिक एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है हार्मोन को सक्रिय करें, ठीक है। लाइक मैनी अदर फंक्शंस इन बॉडी, द secretion ऑफ हार्मोन इज आल्सो रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। अब जिस तरह दूसरे फंक्शन होते हैं बॉडी के, इसी तरह जो हार्मोन की सेक्रेशन है ये रेगुलेट होगी, मेंटेन होगी, किसके जरिए? फीडबैक मैकेनिज्म। अब फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? देखिए, फीडबैक मैकेनिज्म मींस द रेगुलेशन ऑफ ए प्रोसेस बाय द आउटपुट ऑफ द सेम प्रोसेस। अब ये रेगुलेशन ऑफ प्रोसेस है, किसके जरिए है? बाय द आउटपुट ऑफ द सेम प्रोसेस के जरिए रेगुलेशन ऑफ प्रोसेस। लेकिन ये रेगुलेशन ऑफ प्रोसेस बॉडी को मेंटेन करता है, ठीक है। बॉडी के प्रोसेस को मेंटेन करेगा तो उसके मुताबिक बॉडी बैलेंस हो जाएगी। इसलिए फीडबैक मैकेनिज्म मींस द रेगुलेशन ऑफ ए प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस को रेगुलेट करना है बाय द आउटपुट ऑफ द सेम प्रोसेस, यानी सेम प्रोसेस के आउटपुट से, सेम प्रोसेस के रिजल्ट से। फीडबैक मैकेनिज्म आर टू टाइप्स। अब ये जो फीडबैक मैकेनिज्म है ये दो तरह का है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सबसे पहले नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। देखिए, इन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म द आउटपुट ऑफ ए प्रोसेस डिक्रीज और इनहिबिट्स द प्रोसेस। अब इस नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के प्रोसेस के अंदर जो आउटपुट होगी प्रोसेस की, जो प्रोसेस का रिजल्ट होगा वो डिक्रीज होगा या इनहिबिट होगा, यानी कम होगा। अब इसके अंदर की फीडबैक मैकेनिज्म के तहत जो प्रोसेस चल रहा है उस प्रोसेस के मुताबिक वो प्रोसेस क्या है? डिक्रीज होगा या इनहिबिट होगा, उसको क्या कहेंगे? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। दिस मैकेनिज्म वर्क्स टू रिटर्न ए कंडीशन टुवर्ड इट्स नॉर्मल वैल्यू। अब इस मैकेनिज्म के मुताबिक जो काम हो रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है, वो रिटर्न होगा उस यानी नॉर्मल कंडीशन के मुताबिक, ठीक है। जो प्रोसेस या मैकेनिज्म हो रहा है उसने क्या है? नॉर्मल वैल्यू की तरफ आना है। किस तरह आना है कि ताकि वो प्रोसेस डिक्रीज हो या इनहिबिट हो। फॉर एग्जांपल, व्हेन द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन राइजेस, अगर ब्लड के अंदर ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन राइजेस करती है, यानी रेस हो चुकी है, पैंक्रियास सेक्रेट इंसुलिन। अब पैंक्रियास ने क्या करना है? सेक्रेट करना है इंसुलिन को, तब जाके ये इंसुलिन इफेक्टिव होगी लिवर के ऊपर। तो जब ये लिवर के ऊपर इफेक्टिव होगी तो लिवर जो है ये ग्लूकोज की क्या कंसंट्रेशन को अब्सॉर्ब कर लेगा, यानी ग्लूकोज को मजीद सेक्रेट नहीं करेगा। तब जाके क्या होगा? जो राइजेस कंसंट्रेशन है ग्लूकोज की ब्लड में वो क्या है? डिक्रीज हो जाएगी या इनहिबिट हो जाएगी। तो प्रोसेस क्या है? नॉर्मल हो जाएगी। इट डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, ठीक है। इंसुलिन क्या है? डिक्रीज कर रही है ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को, यानी इंसुलिन उस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करेगी? यानी उसको ग्लूकागोन, ठीक है। डिक्लाइन इन द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन टू ए नॉर्मल सेट पॉइंट इनहिबिट द सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन। अब जब ये क्या हो जाएगा? डिक्लाइन हो जाएगी क्या? ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। डिक्लाइन कब तक होगी? यानी टू ए नॉर्मल सेट पॉइंट। अब डिक्लाइन होने के बाद ये नॉर्मल सेट पॉइंट पर आ चुकी है किसकी? ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। अब तो ये इसमें क्या काम करना है? अब क्या हो जाएगी? इनहिबिट्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी? सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन। जब इंसुलिन ने अपना काम कर दिया, यानी ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन नॉर्मल हो चुकी, तो उसके नतीजे में इंसुलिन भी क्या हो जाएगी? इनहिबिट हो जाएगी, यानी इंसुलिन भी क्या है? सेक्रेट नहीं होगी। सिमिलरली व्हेन ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन ड्रॉप्स, सिमिलरली व्हेन ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन ड्रॉप्स बिलो नॉर्मल, जब ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन ड्रॉप हो जाएगी यानी बिलो हो जाएगी नॉर्मल से, पेनक्रियास सेक्रीट ग्लूकागोन, ठीक है। तो तब जाके पेनक्रियास क्या सेक्रीट करेंगे? ग्लूकागोन को सेक्रीट करेंगे। इट रेजेस द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। अब अगर ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन लो हो चुका है, यानी ब्लड के अंदर ग्लूकोज कंसंट्रेशन कम हो चुकी है, तो क्या है? पेनक्रियास सेक्रीट करेंगे ग्लूकागोन को। अब ग्लूकागोन इफेक्टिव होंगे लिवर के ऊपर, लिवर मजीद क्या है? ग्लूकोज को सेक्रेट करेगा, यानी जब ग्लूकोज को सेक्रेट करेगा लिवर, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन रेज हो जाएगी, यानी राइजिंग हो जाएगी। तो तब जाके वो ब्लड क्या है?
यानी उस ग्लूकोज के मुताबिक नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। इन दिस केस राइज इन ब्लड ग्लूकोज, अब इस केस में राइज हो चुका है ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन टू ए नॉर्मल सेट पॉइंट, इसके मुताबिक एक नॉर्मल सेट पॉइंट के मुताबिक इनहिबिट द सेक्रेशन ऑफ ग्लूकागोन, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल रेज हो चुका है तो तब जाके इनहिबिट्स हो जाएगा क्या, ग्लूकागोन हार्मोन। इन अदर वर्ड्स द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन यानी आउटपुट कंट्रोल द पेनक्रियास, ठीक है। अब इस तरह के ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन कंट्रोल कर रही है प्रोसेस को, द सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, यानी ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन ये क्या है, आउटपुट यानी कंट्रोल द प्रोसेस, ये प्रोसेस को कंट्रोल कर रही है, यानी ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होगी तो उसने भी नॉर्मल पॉइंट पर आना है, अगर ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन डिक्रीज हो चुकी है तो उसने भी क्या है, नॉर्मल पॉइंट पर आना है, इसके मुताबिक आना है इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन। अब ये है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म द चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम ए प्रोसेस इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोसेस, इसके अंदर जो प्रोसेस है उसकी रेट को इंक्रीज करना है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर हमने जो प्रोसेस स्टार्ट किया था उस प्रोसेस की जो रेट थी उसको हमने डिक्रीज किया था, उस प्रोसेस को हमने इनहिबिट किया था, लेकिन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर जो चेंजिंग आएगी, इस चेंजिंग के रिजल्ट में प्रोसेस की जो रेट होगी वो इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल सकलिंग एक्शन ऑफ एन infant stimulate the production of hormone in mother, यानी सकलिंग ये सक करता है, इन्फेंट एक बेबी बच्चा है उसने क्या है मिल्क को सक करना है, तो उसके नतीजे में मिल्क तो प्रोडक्शन होगी हार्मोन की इधर यानी मदर के ब्रेस्ट के अंदर, ठीक है। अब क्या है कि जिस तरह सकिंग प्रोसेस होगा इन्फेंट का, अब चाहे बेबी है छोटा सा बच्चा है इन्फेंट है उसने क्या है सकिंग प्रोसेस करना है, तो उसके नतीजे में क्या है ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क चाहिए, तो तब जाके हार्मोन क्या है सिक्रीट होगा, वो हार्मोन सिक्रीट होने के साथ साथ मदर की ब्रेस्ट के अंदर मजीद क्या है, मजीद क्या मिल्क की प्रोडक्शन करेगी, ठीक है। यदि सकिंग प्रोसेस इंक्रीज होगा तो उसके नतीजे में प्रोसेस भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी मदर की ब्रेस्ट के अंदर मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी हार्मोन के जरिए, ठीक है। अब दिस हार्मोन वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ये देखें हार्मोन सेक्रेट होगा, ये हार्मोन क्या है कि इंक्रीज कर देता है इसकी प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ये हार्मोन इंसुलिन भी हो सकता है। मोर सकलिंग लीड्स टू मोर हार्मोन, अब मजीद सकलिंग होगी, ठीक है, तो या अगर मोर सकलिंग होगी तो ये क्या लीड्स करेगा किसको, मजीद हार्मोन को, ठीक है। अब जब मजीद हार्मोन क्या है सिक्रीट होगा तो तब जाके मजीद प्रोडक्शन होगी मिल्क की, विच इन टर्न लीड्स टू मोर मिल्क प्रोडक्शन, यानी जितना हार्मोन सिक्रीट होंगे उसी के मुताबिक मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज होती जाएगी, तब जाके सेकंड प्रोसेस भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। मोर प्रोडक्शन के लिए मोर हार्मोन है, यानी इसमें जो प्रोसेस है वो क्या है इंक्रीज हो रहा है, यानी मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब ये था यदि हमने फीडबैक मैकेनिज्म देख लिया है, यानी पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव के लिए प्रोसेस को इंक्रीज किया जाता है या डिक्रीज किया जाता है, सेट पॉइंट पर बॉडी आ जाए, ठीक है। इसको जो कहेंगे क्या है हम फीडबैक मैकेनिज्म। अब नेक्स्ट वन है डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम की जो डिसऑर्डर है उसको देख लेते हैं। डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन टाइप्स। अब डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम की कैटेगराइज किए गए हैं टू मेन टाइप्स के अंदर, वैस्कुलर डिसऑर्डर, तो वास्कुलर डिसऑर्डर के अंदर आ जाएगा पैरालिसिस, ठीक है, एंड फंक्शनल डिसऑर्डर एपिलेप्सी। अब वैस्कुलर डिसऑर्डर ब्लड से रिलेटेड होगी, इसमें पैरालिसिस हो जाता है यानी फॉलेंस हो जाता है, बंदा मफलूज हो जाता है। फंक्शनल डिसऑर्डर एपिलेप्सी आ जाती है, इसमें इसके अंदर क्या है दौरे पड़ना स्टार्ट होता है। देखिए वास्कुलर डिसऑर्डर आर ड्यू टू एनी डिस्टर्बेंस इन द ब्लड। अब वास्कुलर डिसऑर्डर में कोई भी डिस्टर्बेंस होगी जिसके अंदर ब्लड के अंदर, ठीक है, इन द ब्लड सप्लाई टू नर्वस सिस्टम। अब वैस्कुलर डिसऑर्डर के अंदर क्या है, ब्लड सप्लाई के जो नर्वस सिस्टम को दी जाती है उसके अंदर डिस्टर्बेंस हो सकती है, ठीक है, तब जाके वैस्कुलर डिसऑर्डर होगा। while functional disorder are due to disturbance in nerve impulse generation and transmission। अगर हम बात करें फंक्शनल डिसऑर्डर की, अब फंक्शनल डिसऑर्डर क्यों होता है कि डिस्टर्बेंस हो सकती है। अब ये डिस्टर्बेंस किस में हो सकती है, नर्व इम्पल्स जो जनरेट हो रही है और उसकी ट्रांसमिशन, ठीक है। अब देखें डिसऑर्डर जो आर ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन नर्व इम्पल्स जनरेशन एंड ट्रांसमिशन, यानी नर्व इम्पल्स जनरेशन और ट्रांसमिशन में क्या है कि कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है, कोई भी क्या है
abnormality आ सकती है, तो तभी जाके नर्वस सिस्टम का चेंज होगा, यानी नर्वस सिस्टम के अंदर नर्वस सिस्टम काम करना छोड़ देगा। ठीक है, ये फंक्शनल डिसऑर्डर है। अब पैरालिसिस पहले हम देख लेते हैं। पैरालिसिस जिसको हमने ये कहा है कि ये कौन सी बीमारी फंक्शनल यानी ये कौन पैरालिसिस जिसको हमने कहा वास्कुलर डिसऑर्डर है। पहले हम वो देख लेते हैं। पैरालिसिस इज द कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन बाय वन और मोर मसल्स। अब इसके अंदर क्या होगा, कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा वन और मोर मसल्स के। ये मसल का एक ग्रुप हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकते हैं, वो कंप्लीट काम करना छोड़ देता है। इसके पैरालिसिस को आप इस तरह समझ सकते हैं कि इसके अंदर फालेज आ जाता है। ठीक है, बंदे का कुछ पोर्शन क्या मफलूज हो जाता है, वो काम करना छोड़ देता है। इट इज मोस्ट ऑफन कॉज्ड बाय डैमेज इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये क्यों होती है कि ये किसके काज की वजह से होती है कि डैमेज हो जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। अब जब ब्रेन और स्पाइनल कार्ड उस जगह पर पैगाम सही नहीं करेगा तो उस जगह का, ठीक है, बॉडी का वो हिस्सा क्या है, पैरालाइज हो जाएगा। द डैमेज मे बी ड्यू टू स्ट्रोक। अब ये जो डैमेज हो सकता है स्ट्रोक की वजह से। स्ट्रोक क्या है, रैप्चर इन द ब्लड वेसल्स ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन के अंदर क्या है, ब्लड वेसल्स क्या रैप्चर हो सकती है, टूट सकती है। ठीक है, और स्पाइनल कार्ड और ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल्स रैप्चर हो सकती है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। और उसके साथ साथ ब्लड क्लॉटिंग इन दीज ब्लड वेसल्स, अगर ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। और पॉइजन प्रोड्यूस बाय पोलियो वायरस, और उसके साथ साथ पोलियो वायरस के जरिए पॉइजन प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से भी पैरालिसिस हो सकता है। पेशेंट में है वीक पैरालिसिस थ्रू आउट हिज और हर बॉडी और है पैरालिसिस इन वन साइड ऑफ बॉडी। अब पेशेंट क्या है, वीक पैरालिसिस भी हो सकता है, कमजोर पैरालिसिस हो सकता है उसकी बॉडी के अंदर, यानी बॉडी के एक साइड पे पैरालाइज हो सकता है, दूसरी साइड क्या है, दूसरी जो बॉडी का पोर्शन है वो नॉर्मल हो सकता है, इसको वीक पैरालिसिस कहेंगे। There may also be paralysis in the lower extremities or in all four limbs. अब ये पैरालिसिस इस तरह भी हो सकता है कि लोअर एक्सट्रीमिटीज यानी इसमें हो सकता है, इन ऑल फोर लिम्स यानी ये फोर लिम्स में भी हो सकता है, किसी भी पोर्शन में हो सकता है, वन साइड में हो सकता है, यानी एक साइड से दूसरी साइड में हो सकता है, वन साइड रह सकती है, ये फोर लिम्स में भी हो सकता है, हाइंड लिम्स में भी हो सकता है, ये पैरालिसिस का। अब ये था पैरालिसिस जो हमने कहा है कि ब्लड डिसऑर्डर है, इसके अंदर क्या है, मसल्स का जो भी एक्सेस आता है क्या है, मफलूज हो सकता है। नेक्स्ट वन है एपिलेप्सी। ठीक है, एपिलेप्सी इज ए नर्वस डिसऑर्डर इन व्हिच देयर इज नॉर्मल एंड एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ नर्व इंपल्स इन ब्रेन। अब ये क्या है, नर्वस डिसऑर्डर। ठीक है, ये इसको हमने क्या, फंक्शनल डिसऑर्डर है, यानी नर्वस डिसऑर्डर है। अब इसके अंदर क्या होगा, अबनॉर्मल एंड एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ नर्व इंपल्सेस इन ब्रेन। अब इसके अंदर अबनॉर्मल और एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ नर्व इंपल्स होगा, इसके अंदर ब्रेन के अंदर। ये भी नॉर्मल भी हो सकता है और बहुत ज्यादा डिस्चार्ज भी हो सकता है नर्व इंपल्स का, किसके अंदर, ब्रेन के अंदर। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एपिलेप्सी। एपिलेप्सी में आपने देखा होगा कि दौरे पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए, इट कॉज अनप्रोवोक्ड सीजर इन पेशेंट। ठीक है, अब ये क्या है कि बेज़ाब्ता कोई तरतीब नहीं होगी, सीजर होते हैं कि दौरे पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। पेशेंट को क्या है, किसी भी वक्त, ठीक है, किसी भी यानी बगैर किसी तरीके से, बगैर किसी टाइम पे कभी भी दौरे पड़ने स्टार्ट हो सकते हैं। ये सीजर ऑफ एपिलेप्सी इज टेम्परेरी अबनॉर्मल स्टेट। लेकिन ये जो सीजर दौरा पड़ रहा है एपिलेप्सी में, ठीक है, ठीक है, ये क्या है, टेम्परेरी अबनॉर्मल स्टेट है, यानी फर्जी क्या है, अबनॉर्मल स्टेट ऑफ ब्रेन हॉट बाय कन्वर्जन। अब ये क्या है, अबनॉर्मल स्टेट है, लेकिन ये मार्क की जाती है किसके साथ, कन्वर्जन के साथ, इसमें झटके लगना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, सीजर एपिलेप्सी क्या है, ये है क्या है, टेम्परेरी अबनॉर्मल स्टेट है, ये मार्क की जाती है कि इसमें क्या है, झटके लगने स्टार्ट हो जाते हैं। इन यंगर पीपल, अगर हम बात करें यंग पीपल के अंदर, एपिलेप्सी मे बी ड्यू टू जेनेटिक और डेवलपमेंटल काज। अब ये जो यंगर पीपल के अंदर ये किसकी वजह से, जेनेटिक भी हो सकती है और उसके साथ साथ डेवलपमेंटल काजेस में भी, यानी उसकी डेवलपमेंटल के दरमियान भी कोई भी चेंज आ सकती है, तो उसकी वजह से, यानी एपिलेप्सी जेनेटिक भी हो सकती है या डेवलपमेंटल काजेस की वजह से। इन पीपल ओवर एज 40 ईयर्स, अगर हम बात करें ओवर पीपल की, यानी ओवर एज पीपल की 40 ईयर्स से, ब्रेन ट्यूमर्स आर मोर लाइकली टू कॉज एपिलेप्सी। तो इसमें क्या हो सकता है कि ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। ठीक है, ब्रेन ट्यूमर काज कर सकता है, किसका सबब बनता है, एपिलेप्सी का। यानी ब्रेन ट्यूमर का मतलब ये है कि दिमागी जो कैंसर हो सकता है, ठीक है, ये बहुत खतरनाक होता है, ये भी किसका सबब बन सकता है, किसका, एपिलेप्सी का।
अब हेड ट्रॉमा एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंफेक्शन में काज, अब उसके साथ साथ हेड ट्रॉमा यानी हेड के अंदर कोई भी चोट लग सकती है, और उसके साथ साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंफेक्शन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंफेक्शन भी हो सकती है। ठीक है, या ये क्या है, दोनों कॉज कर सकते हैं किसका, एपिलेप्सी का एट एनी एज। अब हेड ट्रॉमा और सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसी भी टाइम, ठीक है, किसी भी एज के हिस्से में ये है क्या है कि पैरालिसिस का सबब बन सकता है। देयर इज नो known cure of epilepsy but medicine can control seizure। अब इसका कोई क्योर नहीं, कोई इलाज नहीं है एपिलेप्सी का, लेकिन मेडिसिन इसको सीजर को क्या, इन दोनों को क्या कंट्रोल कर सकती है। पेशेंट ऑफ एपिलेप्सी है टू टेक मेडिसिन। अब जो पेशेंट है जिसको एपिलेप्सी का मर्ज है, वो क्या है, मेडिसिन ले डेली फॉर द ट्रीटमेंट, ताकि रोजाना ले फॉर द ट्रीटमेंट एज वेल एज प्रिवेंशन ऑफ सीजर, और उसके साथ साथ प्रिवेंट किया जाए इस सीजर के साथ। These are terms are anticonvulsion और एंटीसेप्टिक ड्रग्स। अब इसके लिए इस टर्म्स के लिए यानी ट्रीटमेंट के लिए एंटीकन्वर्जन यूज हो सकता है या एंटीसेप्टिक ड्रग्स यूज हो सकती है। एंटीकन्वर्जन या एंटीसेप्टिक ड्रग्स है एज ए प्रिवेंटिव मेजर, ये प्रिवेंटिव मेजर भी इसमें की जा सकती है, उसके साथ साथ ये ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है, यानी ये रोजाना ली जाए डेली बेस पर, काफी जाके ये कन्वर्जन से हम क्या है छुटकारा पा सकते हैं। ये स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा इधर तक ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।